नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का छठा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने आज से पहले का 5 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें, ताकि आपको आज का ये एमसीक्यू सेशन जो है वो ज़्यादा समझ में आए और आप खुद का एनालाइज भी कर सकें कि कितना क्वेश्चन से इसमें से आप सही कर पा रहे हैं और कितना आपसे गलत हो जा रहा है। और अगर आपको इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे सृष्टि आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है सृष्टि IAS 20 उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें। वहां से आपको इन सभी वीडियो का और आगे आने वाले भी सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को नहीं दबाएंगे आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। साथ ही इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि याद रखें जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल को नहीं देंगे मैं आप लोगों के समक्ष लाइव नहीं आ पाऊँगा। और मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष लाइव आकर क्लास दे सकूं। अगर आप लोगों ने जितना जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर दे दिया उतना जल्दी मैं आप लोगों के समक्ष आ पाऊँगा। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि कितना जल्दी आप ये काम करके देते हो। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये किस से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रश्न है आज का वो है भारतीय संविधान का निर्माण व उनकी विशेषताएं, जो कल हमने डिटेल में पढ़ा था उन्हीं के MCQs आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसके तहत टोटल 60 प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया था या कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए या होगा। और मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताया था, ये बात हमारे महात्मा गांधी साहब ने कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन ए MN रॉय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। एक बात आप लोगों को बताऊं कि यहाँ हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसे जो है इस वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर जो है देख सकते हैं कि क्या आपने इसका उत्तर दिया और वो सही है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको जो है डिटेल वीडियो जो कल मैंने दिया था उसी तरह यहाँ पढ़ाने लगूँ तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा तेज़ी में जाऊँगा, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि सर ज़्यादा तेज़ हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से देखूँगा थोड़ा जो है और इनको धीरे चलने का जो है मैं प्रयास करूँगा। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी MN रॉय या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा MN रॉय। इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार कि कल का वीडियो जाकर जरूर देखिए, वो डिटेल वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऑप्शन जो है उसमें MN रॉय वाला सही था। इसी प्रकार अगर चौथा प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया, तो यहाँ भी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे MN रॉय साहब। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष जो है किसी बिना बाह्य हस्तक्षेप के जो है भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया, तो ये किया था 1936 ईस्वी में। और ये भी मैंने कल आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इसके अलावा अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और मुझे उम्मीद है कि कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो इसका भी उत्तर आप विदिन सेकेंड में देंगे और ये हो जाएगा हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था 1935 में कांग्रेस के द्वारा औपचारिक मांग किया गया जो है
संविधान सभा के गठन का और फिर 1938 में हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धों उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के द्वारा, और ये भारत आया था आपको 22 मार्च 1942 ईस्वी को। और ये क्यों आया था? क्योंकि यहाँ युद्धों उपरांत अर्थात युद्ध के बाद की बात हुई है। तो आपको मैं बता दूं, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, और उस दौरान हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और अंग्रेज़ों ने हमारे नेताओं से बिना पूछे हुए हमें युद्ध में जो है सम्मिलित घोषित कर दिया, जिसके कारण भारतीय नेता नाराज़ हो गए और उसने जो है अनशन कर दिया कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ पहले ही प्रथम विश्व युद्ध में जो है धोखा किया है, और उस धोखा को हम फिर से सहने वालों में से नहीं है। और इसी दौरान आपने देखा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भी जो है 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे देगा। उसके बाद 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए और उसे मनाने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा जाएगा, और ये कहेगा कि हम आप लोगों की जो दुख है और दर्द है उनको समझते हैं, और आप लोगों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन रुक जाइए युद्ध के बाद। लेकिन भारत कहेगा कि नहीं, मुझे पता है तुम अभी कह रहे हो कि युद्ध के बाद, लेकिन तुम करने उड़ने वाले नहीं हो, इसलिए मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, युद्ध के बाद कुछ नहीं, हम समझते हैं, वरना हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये था क्रिप्स मिशन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? और ये 1895 देखते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कल का स्वराज्य विधेयक, और इसमें किसने इस विधेयक को तैयार किया था? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसे तैयार किया था। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठन करने का जो आधार है वो क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान योजना 1946, बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा जो है आपने कल देखा था कि हमारे संविधान सभा का जो है गठन हुआ था, उनकी रूपरेखा तैयार हुई थी। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान है, और ये कब आया था? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। भारत ये कितने सदस्यीय समिति था या मिशन था? तो 3 सदस्यीय। कौन कौन शामिल था इसमें? तो इसमें शामिल था स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, और पेंथिक लॉरेंस इनका जो है अध्यक्ष था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आगे के प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन या साइमन आयोग का प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना, ये एकदम सही है, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 के द्वारा ही किया गया था। अभी अभी मैंने इसका ऊपर व्याख्या भी किया है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा व्याख्या चाहिए तो कल के वीडियो में मैंने इनसे भी बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ाया है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑप्शन ए की बात करें साइमन आयोग की, तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन आता है यहाँ से कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये फरवरी 1927 में भारत आया था। इसके बाद में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 22 मार्च 1942 को। माउंटबेटन योजना कब बना था? तो ये 3 जून 1900 जो है आपका 47 ईस्वी को ये बना था, और इसलिए जो है माउंटबेटन योजना को हम 3 जून की योजना के नाम से भी जानते हैं। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई? और ये जो इसका उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा फैजपुर। ठीक है, फैजपुर के 1936 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
जो अधिवेशन है उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी या रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, और कल मैंने आपको डिटेल में बताया था ये होने थे 389 389, लेकिन आगे चलकर जब भारत का विभाजन हो जाएगा तो ये 389 से घटकर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 299 299, जो आगे हम लोग हो सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने इनमें शामिल किया हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है किस प्रकार होना था। ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे, एकदम सही बात है। कल मैंने बताया था कि 11 प्रांत थे, उनमें से 292 चुने जाने थे। देसी रियासत से जो है 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है, कल ये भी मैंने बताया था। उसके बाद जो अंग्रेजों के कमिश्नरी वाले 4 क्षेत्र से उनसे एक एक प्रतिनिधि अर्थात 4 प्रतिनिधि चुने जाने थे। इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कुल चुनाव हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 292 सीटों के लिए हुआ था। क्यों ऐसा? क्योंकि 93 सदस्य जो चुने जाने थे वो राजाओं द्वारा, उस क्षेत्र के रियासत के राजाओं द्वारा चुने जाने थे, और ये जो 4 प्रतिनिधि थे उनका जो है नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है होने थे, इसलिए चुनाव सिर्फ 292 सीट के लिए हुआ, तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। इसका मतलब इस प्रश्न का ये है, ये कहना ये चाह रहा है कि जुलाई अगस्त 1946 में जो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ उसमें जो है 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उनमें से कांग्रेस को कितना सीटों पर जीत दर्ज मिला या जीत दर्ज किया कांग्रेस ने, तो ये किया था 208 सीटों पर जीत दर्ज, और अन्य को जो है इसमें 15 सीटें मिली थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। मैंने आपको पीछे अभी बताया कि ये 299 रह जाएगा, लेकिन जिस समय में जो है कैबिनेट मिशन के अनुसार उनमें सदस्यों की संख्या कितने होनी चाहिए थी, तो ये होनी चाहिए थी 389, लेकिन विभाजन के बाद ये रह गया 299। कितना रह गया? 299। यही प्रश्न यहाँ पूछा था। अगले प्रश्न की बात करें तो आप अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाने थे, तो ये चुने जाने थे 93। अभी मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो ये थे ऑप्शन बी, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में आने थे। और कल मैंने आपको बताया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है, एक सदस्य जो है संविधान सभा के चुने जाने थे, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। यहाँ घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है कि किसने प्रत्यक्ष रूप से जो है इसको चुना था, जबकि आपके जहन में होगा अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का जो फंडा है ये है कि यहाँ जो है जो कह रहा है ये अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रांतों के विधानसभा के जो सदस्य थे वो चुने थे इनको, और हम लोगों ने अर्थात भारत की जनता ने जो है इनको संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। अगर आपको मैं बताऊं उदाहरण के साथ, तो वर्तमान समय में जो हमारा राष्ट्रपति है उनका चुनाव ले लीजिए। उनका चुनाव अगर हम आपसे पूछें कि प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, तो आप बोलेंगे कि एमएलए एमपी, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कौन करता है, तो हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप अर्थात भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए एमएलए और एमपी होते हैं वो भाग लेता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया और हम लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रांतों के विधानसभा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत। और आपको पता होना चाहिए कि आज का जो उत्तर प्रदेश है उनको पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और आज भी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उस समय में भी ऐसे ही था। अतः यहीं से जो है सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर संविधान सभा में आए थे, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, वो कौन था? तो ये था आपका जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा हैदराबाद। और कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ और अन्य देशी रियासतों का जो विलय है भारत में कैसे हुआ, तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ मुंबई, वो ज़्यादातर आदमी यहाँ मार देगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जाकर अभी जो है तुरंत लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाएं और इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का मतलब है मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आ पाऊँगा। तो ये आप लोगों के हाथ में मैं छोड़ता हूँ, इसलिए ये काम जो है आप लोग का है, और आप लोग ही इसे जो है 1000 सब्सक्राइबर देंगे और मैं आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लास लेकर आने में सक्षम हो पाऊंगा। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं था। दूसरा, मुस्लिम लीग देश को संविधान सभा में कुछ प्रतिनिधि नहीं मिला था, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। और अगला है जो ऑप्शन ये कह रहा है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। बिल्कुल सही बात है, यही कारण था कि इसने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था, और मुस्लिम लीग चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा का जो है निर्माण हो, लेकिन ऐसा कैबिनेट मिशन ने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या फिर सार्वभौमिक मताधिकार। और कल मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा हो तो आपको याद होगा कि जब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस समय जो है संपूर्ण क्षेत्र को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा अन्य, जिसमें हम लोग हिंदू जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? वर्गीय आधार पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा मैंने अभी अभी बताया था, जहाँ प्रत्यक्ष की बात हो रही थी, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से किया था, लेकिन यहाँ जनता की बात हो रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर बस मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? कल मैंने आपको चीख कर बताया था कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया था, और संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर, उनकी सिफारिश के आधार पर हुआ था। तो ये हम कल लोग जो है पढ़ चुके हैं, तो इसको डिटेल में अगर जानना है तो उस वीडियो को देखिए। अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये भी मैं कल बताया था, जुलाई अगस्त 1946 में जो है 292 सीटों के लिए जो है वहाँ पे चुनाव हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस को 208, अन्य को 15 सीटें मिली थी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये आपको देखते ही
टिक लग जाना चाहिए। ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, और 2015 से 26 नवंबर को इसलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या फिर दिल्ली? और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। और आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्यों में से थे, और उन्हीं को जो है उद्घाटन, जो हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उनका अध्यक्षता सौंपा गया था, क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना जाएगा, और उसी दिन BN राव साहब को जो है संवैधानिक सलाहकार, और SC मुखर्जी को जो है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि कल हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो इसका जो उत्तर है ऊपर वाले का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। आज का जो अगला प्रश्न है ये है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ? तो पहला सत्र जिस दिन जो है इनको सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है इनका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसी दिन हुआ, अर्थात इनकी बैठक पहली जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी आपने देखा ये कौन थे? तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से हैं, और उनको जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है तो लोग सच्चिदानंद सिन्हा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपके पास मैं नहीं रहने देना चाहता। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किस लिए जो है संविधान सभा का किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऊपर अभी अभी आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? मैंने ऊपर ही बताया कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 3 व्यक्ति का चुनाव हुआ। पहला तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का, उसके बाद SC मुखर्जी का जो है चुनाव संवैधानिक सभा का जो है उपाध्यक्ष के रूप में, और BN राव साहब का संवैधानिक सलाहकार के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न जो है कई तरीके से जो है शब्दों के हेर फेर करके जो है आपसे पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न जो मैं आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूँ कितना महत्वपूर्ण है, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, गोपालास्वामी अयंगर, H बेग, TT कृष्णमाचारी। और कल मैंने आपको प्रारूप समिति जब पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि KM मुंशी, गोपालास्वामी अयंगर और TT कृष्णमाचारी उनके सदस्य थे, और इनमें जो नहीं थे वो एक ही बचते हैं, H बेग। इसलिए कह रहा हूँ कि डिटेल वीडियो जो है संविधान का निर्माण और उनकी विशेषता, उनको आप लोग जरूर जाकर देखें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? और ये भी मैं कल आप लोगों को बताया था, ये कितनी थी? 13 अर्थात 13। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है ये मैं कल आप लोगों को बताया था कि ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। ये 7 सदस्यीय समिति थी, जिनमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे, और 6 सदस्य जो है अन्य थे इनमें। तो कई बार घुमा के पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ करके प्रारूप समिति में
कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अक्सर लोग 7 मार आते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर, अर्थात इसमें सदस्य फिर तो 6 ही बचते हैं ना, तो इसका उत्तर 6 होगा। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी मैंने बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये भी अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 7 सदस्यीय ये समिति थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, DP खेतान, सरदार पटेल, KM मुंशी। और कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ आपको देखते ही टिक लग जाएगा ऑप्शन सी पे, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन अलग है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदुल्ला, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी गोपालास्वामी अयंगर। और आपको देखते ही टिक लग जाना चाहिए जवाहरलाल नेहरू इनमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। और कल मैंने आपको बताया था ये रखा था हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। कब रखा था, तो ये रखा था आपका जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और उसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब दिया गया, तो 22 जनवरी जो है कब 1947 ईस्वी को जो है इसे जो है स्वीकृति दिया गया था। और वही आगे चलकर जो है हमारे संविधान का क्या बनेगा, ये बनेगा प्रस्तावना। इसीलिए जो है हम लोग प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। ऑप्शन ए एकता एवं अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, या ऑप्शन डी सहमति और समायोजन। और इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए। अभी आपने देखा ये किया हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। कब किया, तो 13 दिसंबर 1946। इसे स्वीकृति संविधान सभा ने कब दिया, तो 22 जनवरी 1947 याद रखिएगा। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उनको जो है स्वीकृति मिली थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्र जो गीत है उनको जो है 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकृति दिया था हमारे संविधान सभा ने। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ जो है उत्तर हो जाएगा इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैं आपको बताऊं कि संघ से संबंधित जहाँ भी आएगा बात, तो उनके अधिकतर में जो उनके अध्यक्ष होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। दूसरी बात, यहाँ शक्ति की भी बात हुई है। और आपको पता है कि जब हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ तो प्रथम जो शक्तिशाली व्यक्ति बने कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री ही होता है हमारे देश में। हालांकि नाम के लिए तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारा शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। और वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो इस ट्रिक के माध्यम से, अर्थात इस तरीके से रिलेट करके भी आपसे याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। और कल मैंने आपको चिक कर बताया था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था, अर्थात उसी के द्वारा जो है उनको अपनाया भी गया। और कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 26 नवंबर जो है 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो है भारत में एक संविधान होने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1946, 26 जुलाई 1986। और इनका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो ऑप्शन यहाँ ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान जो सभा है उनमें आपने कल देखा था कि उनके द्वारा विभिन्न समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के दौरान, और उनको जो है भिन्न भिन्न दायित्व दिया गया था। तो जो झंडा समिति था उनकी जो अध्यक्षता है वो JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इनको जो है कल मैंने डिटेल में बताया है संविधान की का जो है निर्माण और उनकी विशेषता वाले वीडियो में, जिसका आज हम लोग MCQs पढ़ रहे हैं। उनका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल रखा हूं, तो उसे आप जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है इस चैप्टर पर जो है कम से कम कंट्रोल हो जाए। आगे का जो प्रश्न है ये है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा कब ग्रहण किया। तो मैंने अभी बताया था कि ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आपने देखा कि एक ही प्रश्न है लेकिन शब्दावलियाँ चेंज कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो अंतिम रूप से जो है उसने कब पारित किया, तो आपको पता होना चाहिए। ये किया था जो है उनको पारित अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। लेकिन अगर उनको लागू करने की बात करें तब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D 26 जनवरी 1950। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो रहता है बच्चों को कि अंतिम रूप से पारित कब किया गया, तो अक्सर लोग मार देंगे यहाँ 26 जनवरी 1950, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये पूछ रहा है कि किस दिन अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया संविधान को और अंतिम रूप दिया गया। तो ये 26 नवंबर 1949, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन C न कि D। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो आखिरी बार मिली थी ये 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है इन पर जो है 284 मेंबर संविधान पर जो आपका हस्ताक्षर किए थे, और ये अंतिम रूप से उसी दिन मिला। और उसी दिन जो है हमारे राष्ट्रगीत, और जो है राष्ट्रगीत के बाद जो है आपका जो है राष्ट्र गान को भी जो है उसी दिन जो है आपका जो है संविधान सभा हमारा क्या किया, मान्यता दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो ऊपर अभी मैंने बताया 284 सदस्य, अर्थात ऑप्शन B यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें अनुच्छेद जो था वो था 395, अनुसूचियाँ 8 थी, प्रविष्टियाँ की बात करें तो 4 था, और भाग की बात करें तो 22 था। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ C सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने कितना समय लगाया। तो इन्होंने लगाया 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन। तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो ये हुआ कब से, तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हमारा संविधान जो है क्या हुआ, लागू हुआ। उसी दिन से जो है हमारा संविधान सभा जो है उन्हीं को भारत का संसद घोषित कर दिया गया, और ये मई 1952 ईस्वी तक बना रहा, जब तक कि भारत में जो है प्रथम चुनाव होकर सरकार बनी और संसद का निर्माण हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 60, कि भारत के संविधान का जो है प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन C, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आज के सेशन को यहाँ विराम देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत और बेहद पसंद आया होगा। और तब तक कि हम आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होते हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इस विकट परिस्थिति में जो है आप लोग
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है आज तक के जो मशहूर एंकर हैं वो जो है सरदाना का जो है वो निधन हो गया, और वो सिर्फ 42 साल के थे। और आपको सभी को पता होगा कि 5 बजे आज तक पर जो दंगल आता था वो उन्हीं का प्रोग्राम था। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और वो लड़कियां आप देखेंगे उनको तो इतना क्यूट है, और आज इतना फूट फूट कर रो रही थी, आपको रोना आ जाता। और मैंने भी आज उनके लिए जो है खूब रोया है। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनों के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए, और घर से जितना हो सके कम निकलिए। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो है सकुशल रहें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को जो है यहीं रोकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से आज विदा लेने का समय है। तो धन्यवाद बहुत बहुत जो है आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।